नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से रामलला का दर्शन के समय को बढ़ा दिया गया है। 3 घंटे से ज्यादा दर्शन करेंगे अब श्रद्धालु। पहली और दूसरी पाली में 1.5 घंटे का समय बढ़ा। सुबह 6 बजे से ही खुले रामलला के कपाट। श्रद्धालु सुबह 11:30 बजे तक कर सकते हैं अब रामलला के दर्शन। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। रामलला के दर्शन करने का समय जो है वह बढ़ा दिया गया है और ऐसे में दोनों पाली में जो है समय बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से ही कपाट खुल जाएंगे। श्रद्धालु वहां पर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। कोरोना काल के चलते अब तक तमाम सुविधा और पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब समय की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो 2 बजे दोबारा से रामलला का खुलेगा मंदिर। शाम 7:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं अयोध्या से, जहां पर आपको बता दें कि रामलला के दर्शन का समय बढ़ गया है। 3 घंटे ज्यादा दर्शन कर सकेंगे अब श्रद्धालु। पहली और दूसरी पाली में 1.5 घंटे का समय बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से ही खुलेंगे रामलला के कपाट। श्रद्धालु सुबह 11:30 बजे तक कर सकेंगे अब दर्शन। 2.5 घंटे बंद रहेगा सिर्फ रामलला के कपाट। तो 2 बजे दोबारा से रामलला के कपाट खुल जाएंगे मंदिर के। शाम 7:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे अब श्रद्धालु। तो पहले यह समय की अवधि जो थी वह कम थी, अब इस समय की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जैसे जैसे कोरोना कहीं ना कहीं कोरोना के मामले जो है वह कम होते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए और ऐसे में श्रद्धालु लगातार ये मांग कर रहे थे। समय की कमी के कारण वह पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके तहत अब समय की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयां देने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इन दिनों भारत के दौरे पर है। रविवार को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ 40 सदस्यीय एक शिष्टमंडल भी बनारस पहुंचा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी में सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देउबा ने काशी कॉरिडोर का भी अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पशुपतिनाथ में दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं दोनों नेताओं ने के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी की। आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, आइए और क्या कुछ खास रहा। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे वाराणसी, जहां पर उन्होंने मंदिर में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन किए। भारत और नेपाल के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयां देने के लिए यह वार्ता हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा इन दिनों भारत के दौरे पर है। रविवार को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ 40 सदस्यीय एक शिष्टमंडल भी बनारस पहुंचा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी में सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शीश झुकाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देउबा ने काशी कॉरिडोर का अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर रुद्र अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में वृद्धा आश्रम
की नींव रखी। वहीं दोनों ने और साथ ही साथ आपको बताएं कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। और इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर है। साथ ही साथ दोनों के संबंधों को और भी ज्यादा अच्छे बनाने के प्रयास लगातार मौजूदा सरकार और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि अब 8 साल बाद नेपाल से भारत जाने और आने के लिए ट्रेन की सुविधा भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों के बीच के संबंध और भी ज्यादा गहराने वाले हैं। तो भारत के दौरे पर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। दिल्ली में भी उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से और अब इस बीच वह उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृद्ध आश्रम की नींव भी रखी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मंदिरों के वहां पर दर्शन किए। बहादुर देउबा पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन कर रुद्र अभिषेक किया इस बीच उन्होंने। और अब भारत और नेपाल के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयां देने के लिए यह वार्ता की गई है। तो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे बहादुर देउबा, जहां सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। और ऐसे में विशेष तैयारियां, तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। और ऐसे में कई दौर की वार्ता हुई और इस बीच अच्छे संबंधों के साथ साथ बेहद नेपाल से भारत आने वाले लोगों के लिए और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए बेहद बड़े अवसर अब प्रदान करने जा रहे हैं, जहां पर 8 सालों बाद नेपाल और भारत के बीच में ट्रेन की सुविधा जो है वह सुचारू रूप से चालू होने वाली है। तो दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वाराणसी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो लखनऊ में आधुनिक आईवीएफ आनुवांशिक टेस्टिंग और लोन चिकित्सा फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि भारत के 8 राज्यों में 15 सेंटर वाला प्रमुख आईवीएफ सेंटर ने लखनऊ में खोला गया है। साइंस ऑफ इनोसेंस के नाम से खोले गए इस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया है। सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी सुविधाओं से लैस इस सेंटर में आईवीएफ के जरिए प्रजनन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंटर को रियायती दरों पर उन दंपतियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि इसमें सभी वर्गों, सभी श्रेणियों और खासतौर पर गरीब तबके को सस्ती दरों पर इलाज मिलेगा। तो जनहित में काम करने की नसीहत दी उन्होंने। और ऐसे में लखनऊ में अब आधुनिक आईवीएफ आनुवांशिक टेस्टिंग और लोन चिकित्सा फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है। ऐसे में अब प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत भी है। ये आपको बता दें कि भारत के 8 राज्यों में 15 सेंटर वाला प्रमुख आईवीएफ सेंटर ने लखनऊ में आईवीएफ सेंटर को लखनऊ में खोला गया है। तो ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत, खुशखबरी। साइंस ऑफ इनोसेंस के नाम से यह आईवीएफ सेंटर खोला गया है। इस सेंटर का उद्घाटन खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उप मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत की उन्होंने और इस बीच उन्होंने इसका उद्घाटन किया। सभी सुविधाओं से लैस इस सेंटर में आईवीएफ के जरिए प्रजनन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंटर को रियायती दरों पर उन दंपतियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। ये इसकी 15th ब्रांच है। हम
हमने स्टार्ट किया था गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, झारखंड, असम, हल्द्वानी और काफी जगहों पे हमारे सेंटर्स हैं। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लखनऊ वासियों को बस यही है कि अगर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कम कीमत में अपना बच्चा यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। और हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जो जिनको किसी भी प्रकार के बच्चों में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्वस्थ बच्चे ही होते हैं आईवीएफ से। मैम, लखनऊ में ऐसे सेंटर्स और हैं, तो आप ही के यहाँ लोग क्यों आए, क्यों चुने, कुछ वजह लखनऊ वासियों को बताएंगे? सीड्स ऑफ इनोसेंस का अपना जेनेटिक सेंटर है। देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के बाद लखनऊ में आईवीएफ सेंटर खोला है। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजधानी लखनऊ के आसपास के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और ये उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही नियंत्रित मूल्य रहे, जिससे आम नागरिक भी ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सके और सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कितनी जरूरत थी? देखिए, लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारा मानना है कि मरीज हमारे लिए भगवान है और जो भी पीड़ित है हमारे लिए भगवान है। हम उनकी प्राणपट से लग करके सेवा करेंगे। अरे बढ़िया सर, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिंधी समाज ने शनिवार को झूलेलाल जयंती पर चेटीचंड महोत्सव मनाया। इस दौरान अवध चौराहे से झूलेलाल पार्क तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे महापौर संयुक्ता भाटिया ने रवाना किया। महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष अशोक मोतियानी ने सिंधी समाज का अल्पसंख्यक का दर्जा देने और सिंधी कल्याण केंद्र स्थापित करने की मांग की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस झूलेलाल जयंती में चेटीचंद मेला कमेटी द्वारा। गिरीश जी से कहूंगा कि महाआरती। भगवान झूलेलाल सबका कल्याण करें। सिंधी समाज को तो मैं कहूंगा कि वो लगता नहीं कि कौन है, लगता है कि परिवार का सदस्य है। और मैं कभी कभी लोगों से हंसी में कहता हूं, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं हुआ करता, लेकिन माननीय आडवाणी जी के समय से लेकर आज तक अगर कोई समाज विमुख नहीं हुआ है हम सब से, तो उस समाज का नाम सिंधी समाज है। सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे तो यह बतलाया गया है कि केवल कार्यक्रम में आपको शिरकत करनी है, एक लफ्ज भी वहां बोलना नहीं है। लेकिन यहां आकर एकाएक मुझे कह दिया गया कि आपको बोलना भी है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूं तो कभी किसी राजनीतिक मुद्दे पर अथवा अन्य किसी विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करता हूं और इस मर्यादाओं का मैंने सदैव पालन किया है। इसलिए अन्य किसी विषय पर यहां पर मैं नहीं बोलूंगा। यहां पर यदि आप सबके बीच में उपस्थित हूं तो भगवान झूलेलाल जी की जयंती जो चेटीचंड महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, इस महोत्सव के अवसर पर तहे दिल आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोई शहर ऐसा हो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी झूलेलाल का यह पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नववर्ष प्रतिपदा, परम पूज्य डॉक्टर रेड्डी गवार जी का जन्म दिवस आदि तमाम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आज के दिन होते हैं। उसके शुभ अवसर पर झूलेलाल का यह महत्व बढ़ जाता है, जब झूलेलाल पर पूरे शहर से जो अमोल झांकियां निकलती हैं। तो लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद विगत दिनों विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो अंतर है उसे शीघ्र ही कम करने के प्रयास इस स्तर पर किए जाए, जिससे प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित की जा सके। साथ ही नवरात्रि के त्योहार और आगामी गर्मी के चलते निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इस बात को भी खासा ध्यान में रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो ए.के. शर्मा
वहां पर खुद पहुंचे, बिजली अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिस तरह से त्योहार हैं, साथ ही साथ गर्मी जो है, गर्मी का तापमान वह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको देखते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभाला, खुद विभाग में पहुंचे और दफ्तर में पहुंचकर तमाम अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ऐसे में विद्युत जो सुविधा प्राप्त होती है लोगों को, वह और भी ज्यादा बेहतर बनाई जाए, ताकि आपको बता दें कि प्रदेश का अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो है वह अंतर समझ आ सके। उसे शीघ्र ही कम करने के प्रयास इस स्तर पर किए जा रहे हैं। योगी सरकार 2.0 जैसे ही एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुई एक्शन में नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यभार संभालते हुए विगत दिनों विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि प्रदेश का अनुबंधित भार और वास्तविक खपत के बीच जो अंतर है उसे शीघ्र ही कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि बिजली कटौती की जो समस्या है वह कम से कम हो और ऐसे में बिजली की जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, वह लोगों तक पहुंच सके। तो लखनऊ में SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल के बंगले पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का भव्य स्वागत और भोज का आयोजन किया गया। तो ऐसे में विशेष तैयारियां वहां पर की गई। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार ने रेलवे में हो रहे निगमीकरण, निजीकरण और नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने की जोरदार मांग उठाई है। इसके लिए चारबाग शाखा लखनऊ ने कार्यक्रम में महामंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो अश्वनी वैष्णव ने कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही निजीकरण को रोकने की जो है वह मांग उठाई। और आपको बता दें कि SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल के बंगले पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का भव्य स्वागत किया गया और जहां भोज का आयोजन भी रखा गया, उनके लिए खासा तैयारियां वहां पर की गई थी कार्यक्रम को लेकर। और इस बीच कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार ने रेलवे में हो रहे निगमीकरण और निजीकरण और नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने की जोरदार मांग उठाई है। तो लखनऊ में 1090 चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने खुलकर मस्ती की और साथ में उनके माता पिता भी मौजूद रहे। बता दें कि आशा ज्योति स्कूल के साथ जोड़कर लगभग 10 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों को समाज में आगे लाने का पूरा काम कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों को भी समाज में एक बेहतर जगह मिल सके। साथ ही ममता ने बताया कि आशा ज्योति स्पेशल स्कूल में ऑटिस्टिक बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ये बच्चों में सामाजिक और वार्तालाप करने में कठिनाई होती है, लेकिन सही दिशा देते हुए ये कार्य किए जाते हैं और सही दिशा मिलने पर ये बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आज मेरे लिए शायद लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ममता जी का एक इनिशिएटिव अच्छा लगा कि उन्होंने एक ओपन एरिया चुना। ऑफ कोर्स अगर ये ऑडिटोरियम में होता तो ये कुछ लोगों के बीच में रह जाता, लेकिन ये ओपन एरिया में होने के कारण आते जाते कोई भी व्यक्ति अगर हमारे प्रोग्राम को देख के नहीं तो हमारे म्यूजिक को सुन करके जरूर एक बार आए, रुके और देखा। ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अप्रैल को और 2007 में ये शायद शुरुआत किया था और ये इसका पर्पस यही था कि जो लोगों में अनअवेयरनेस है, जागरूकता न होना सबसे बड़ा कारण होता है इस बीमारी का ज्यादा लंबा हो जाने का कारण। यह कार्यक्रम हम 2 अप्रैल को वैसे ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज्म डे के नाम से मनाया जाता है और हम यहाँ लखनऊ में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं 1090 चौराहे पे। 10 संस्थाएं 9 संस्थाएं हमसे और साथ में जुड़ी हैं जो हमको इसमें सहयोग दे रही हैं और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि ऑटिज्म बहुत सारी जो विकलांगताएं हैं उनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन ऑटिज्म के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को रहती है और खासकर समाज के
जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मदर्स, टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको तो इसके बारे में पता रहता है, लेकिन समाज के लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो प्रतापगढ़ में एसडीएम लालगंज की पिटाई से मरे तहसील कर्मी सुनील शर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद देर रात तक बवाल मचता रहा अस्पताल में। आपको बता दें, घटना से कुछ देर बाद ही आक्रोशित कर्मचारियों ने शव के साथ एम्बुलेंस को गेट पर खड़ा कर नारेबाजी शुरू कर दी प्रशासन के खिलाफ। इस दौरान कर्मचारियों के गेट पर जाम लगाने के चलते मरीजों को परेशानी होने लगी। इस बीच कर्मचारियों से कई बार पुलिस की नोकझोंक भी देखने को मिली। कर्मचारियों का आक्रोश देखकर पुलिस बैकफुट पर आ गई। बवाल बढ़ने पर देर रात डीएम एसपी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। डीएम ने कर्मचारियों को समझाने के बाद आरोपी एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन कर्मचारी तत्काल एसडीएम के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। तो आपको बता दें कि पूरा मामला यही है कि एसडीएम की पिटाई के बाद तहसीलदार की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस को रास्ते में ही रोककर थाना लालगंज भी ले जाया गया था। अब ये सब पूरी जांच की चीजें हैं, जांच कर रहे हैं। एफआईआर होने के बाद परिजनों का आरोप है कि वापस एम्बुलेंस उतार लिया गया और यहाँ पर इलाज में लापरवाही की गई। एसडीएम लालगंज में हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई, और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। तो गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच, एसओजी ग्रामीण और थाना मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप कर्मियों से 25 लाख लूटने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाश के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, बाइक समेत 10 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, बदमाश ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। पुलिस की माने तो बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ऐसे में पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अवैध हथियार समेत नकदी बरामद की है। आरोपियों के पास से गाजियाबाद का यह पूरा मामला है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।